सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि। फ्रेंड्स, मैंने कल बताया था कि जीवों में 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। पहला मुख गुहा के द्वारा होता है, दूसरा त्वचा के द्वारा होता है, तीसरा फेफड़ा के द्वारा होता है। और मैंने यह भी बताया था कि सभी कशेरुकी जंतुओं में, खास करके आपको एम्फीबिया वर्ग, खास करके रेप्टिलिया वर्ग, खास करके पक्षी वर्ग और खास करके स्तनधारी वर्ग में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। बोले तो पल्मोनरी श्वसन होता है। तो जो हमारा संदर्भ है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो आज हम लाए हैं मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि को। बोले तो फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वसन की क्रियाविधि को हम 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में अध्ययन कर सकते हैं। हमारा पहला है श्वासोच्छ्वास, बोले तो ब्रीदिंग। दूसरा है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और तीसरा है कोशिकीय श्वसन, बोले तो सेलुलर रिस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। मैंने कल बताया था कि सांस लेना और छोड़ना मात्र श्वसन नहीं है, बल्कि इसमें जो गैस होते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, उसको रक्त के माध्यम से फेफड़े से कोशिकाओं में पहुंचाना श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है। और कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन हमारा उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स, श्वासोच्छ्वास मैंने बताया, इस क्रिया के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में पहुंचती है और श्वसन अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम देखें फ्रेंड्स कि फेफड़ा में जो हमारा ऑक्सीजन आया है वातावरण से, वह उसको रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स हम लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कोशिका के द्वारा। और बोले तो लाल रक्त कोशिका में एक घटक पाया जाता है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से वह कोशिकाओं तक फेफड़ा से ऑक्सीजन को ले जाता है और फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है और यह वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हमारा टॉपिक नंबर 3 है। इसमें नंबर 3 स्टेप कोशिकीय श्वसन। जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारा पहला है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रिस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फ्रेंड्स, अब हम पूरे को डील कर रहे हैं। नीचे देखेंगे ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। जिन जीवधारियों में यह इस प्रकार का श्वसन होता है उसे एरोब्स कहते हैं। ऑक्सी श्वसन की प्रथम अवस्था, कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है और यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। मैंने हर एक पॉइंट को जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे रंगीन कर रखा है। आप भी इस पर ध्यान देंगे। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। एक अणु ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। बोले तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का 2 अणु बनता है। फ्रेंड्स, इस क्रिया में 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं जबकि 2 एटीपी बचे रहते हैं। आप इसे भी नोट कर लेंगे, मैंने रंगीन कर रखा है। ऑक्सी श्वसन की दूसरी अवस्था, तो बोले तो कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है।
कोशिकीय श्वसन की दूसरी अवस्था को क्रेब चक्र कहा जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहले के बारे में बताया ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में। दूसरे के बारे में पूछा जाता है कि क्रेब चक्र कहाँ होती है, कोशिकीय श्वसन की दूसरी अवस्था कहाँ होती है, तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें पायरुविक एसिड का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पायरुविक एसिड पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल में बदल जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में फ्रेंड्स 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। कुल मिलाकर मैंने देखा ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 एटीपी और यहाँ क्रेब चक्र के द्वारा 36 एटीपी। तो इस प्रकार हम कहते हैं, पहले से आप पढ़ते आए होइएगा कि 38 एटीपी की चर्चा होती रही है श्वसन के दौरान आपकी किताबों में। लगता है मुझे कि यह संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आएगी कि क्यों 38 एटीपी का 38 एटीपी का जिक्र आपके किताब में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अनाक्सी श्वसन की तरफ। अनाक्सी का नाम ही मतलब है एनएरोबिक, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जाहिर है ऑक्सीजन की कमी होगी, भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। जिन जीवधारियों में इस प्रकार का श्वसन होता है फ्रेंड्स, उसे एनारोब्स कहते हैं। आप इसे भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल बनता है फ्रेंड्स। जहाँ तक बात है मनुष्य की मांसपेशियों के थकने की अवस्था में इस प्रकार का श्वसन होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। मनुष्य चलने फिरने में कठिनाई महसूस करता है। खास करके खिलाड़ियों में देर तक दौड़ते रहने के कारण उनके मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। खास करके एथलीटों में इस प्रकार की सिम्टम्स देखने को आती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सूजन वाले स्थान को मालिश किया जाता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड उस स्थान को छोड़कर शरीर में वितरित हो जाते हैं और सूजन कम जाती है और हम सुलभ महसूस करते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। मैंने शॉर्टकट्स दे रखा है। ऑक्सी श्वसन की प्रथम अवस्था पूछेगा कौन सी, कहिएगा ग्लाइकोलिसिस। कितने एटीपी का निर्माण होता है, कहिएगा 2 एटीपी। पूछेगा ऑक्सी श्वसन की दूसरी अवस्था, आप कहेंगे क्रेब चक्र। कितने एटीपी का निर्माण होता है, 36 एटीपी का। कुल मिलाकर ऑक्सी श्वसन में दोनों चरणों में एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनते हैं, आप कहेंगे 38 एटीपी। मैंने बताया था पहले, फिर भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। एक एक चैप्टर का दूसरे से मेल होता है और इसी तालमेल को देखते हुए एक के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। पहला चैप्टर कोशिका है, वहाँ मैंने एटीपी की चर्चा की थी कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ऊर्जा का भंडार है, जिससे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, बोले तो एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस भी कहते हैं। हमें याद रखना है 1 ग्राम मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 674 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है श्वसन के द्वारा वातावरण से ली गई हवा में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हवा में किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, बोले तो नाइट्रोजन 77%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है फ्रेंड्स। तो
श्वसन के बाद छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा घटकर बहुत कम रह जाती है। श्वसन के बाद वातावरण में छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जबकि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। शेष मैं अगले दिन इसी वीडियो के शेष भाग के साथ और ढेर सारे याद करने के पॉइंट लेकर आऊँगा। गुड नाइट। देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।